तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग करेंगे साइंस का मॉडल पेपर जो हमारा सेट नंबर दूसरा है। अगर आप लोग सेट नंबर पहला नहीं किए हैं साइंस का, तब प्ले लिस्ट में जाके वीडियो को देख लीजिए। तो आज हम लोग मॉडल सेट का सेट नंबर दूसरा करेंगे, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए हम लोग मॉडल सेट दूसरा करते हैं हम लोग साइंस का। तो हम लोग के यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस धातु के सोलर सेल बना होता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देगा, पहला ऑप्शन देगा सोना, दूसरा ऑप्शन देगा सिलिकॉन, तीसरा ऑप्शन देगा जस्ता और चौथा ऑप्शन देगा प्लैटिनम। तो हम बताते हैं जो सोलर सेल बनता है वह बनता है सिलिकॉन से बनता है। किससे? सिलिकॉन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देगा कि वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है। कह रहा है कि वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है। तो हम बताते हैं जो वैद्युत प्रतिरोध के कारण जो चालक में उत्पन्न होता है वह होता है उष्मीय प्रभाव उत्पन्न होता है। क्या होता है? उष्मीय प्रभाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे तीसरा नंबर दिया गया है कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। तो हम बताते हैं जब प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए जब प्रतिरोधकों को जब जोड़ा जाता है वह जोड़ा जाता है तो प्रश्व क्रम में जोड़ा जाता है। किसमें? प्रश्व क्रम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे चौथा नंबर दिया गया है कि श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है। कह रहे कि श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देगा है, ए ऑप्शन में देगा है कि कांच की झिल्ली, बी ऑप्शन में देगा है समतल दर्पण, सी ऑप्शन में देगा गोलीय दर्पण और डी ऑप्शन में देगा प्रिज्म। तो हम बताते हैं कि जो श्वेत प्रकाश में जो वर्ण विक्षेपण उत्पन्न होता है वह प्रिज्म में हुआ होता है। किसमें? प्रिज्म में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देगा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। कह रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देगा, ए ऑप्शन में देगा अवतल दर्पण, बी ऑप्शन में देगा उत्तल दर्पण, सी ऑप्शन में देगा अवतल लेंस और डी ऑप्शन में देगा उत्तल लेंस। तो हम बताते हैं कि सरल सूक्ष्मदर्शी में जो उपयोग होता है वह उत्तल लेंस होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होता है? उत्तल लेंस। उत्तल दर्पण नहीं होता। क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। तो अगला क्वेश्चन छठा नंबर यहाँ पे देगा कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं। तो हम बताते हैं कि जो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को जो हम लोग कहते हैं वह आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्धन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अगला क्वेश्चन सातवां नंबर यहाँ पे देगा कि अल्कोहल का आवर्तनांक है। कह रहा है कि अल्कोहल का आवर्तनांक है। तो ऑप्शन ए में देगा है 1.33 है, ऑप्शन बी में देगा है 1.65 है और ऑप्शन सी में देगा है 1.36 है और ऑप्शन डी में देगा है 1.31 है। तो हम बताते हैं जो अल्कोहल का आवर्तनांक होता है वह होता है 1.36 होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आठवां नंबर दिया गया है कि नेत्र लेंस में संयोजन की क्रिया होती है। कह रहा है कि नेत्र लेंस में संयोजन की क्रिया होती है। तो ऑप्शन ए में देगा है आइरिस द्वारा, ऑप्शन बी में देगा नेत्र लेंस द्वारा और ऑप्शन सी में देगा है सिलियरी पेशियां द्वारा और ऑप्शन डी में देगा कॉर्निया द्वारा। तो हम बताते हैं नेत्र लेंस में जो संयोजन होता है, संयोजन की क्रिया होती है वह होती है सिलियरी पेशियों द्वारा होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला यहाँ पे 9वां नंबर क्वेश्चन देगा कि प्रत्यवर्ती धारा की आवृत्ति कितनी है। करें कि प्रत्यवर्ती धारा की आवृत्ति कितनी है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में देगा है 100 हर्ट्ज, ऑप्शन बी में देगा 40 हर्ट्ज और ऑप्शन सी में देगा 50 हर्ट्ज और ऑप्शन डी में देगा 60 हर्ट्ज। तो हम बताते हैं कि जो प्रत्यवर्ती धारा की आवृत्ति होती है वह होती है 50 हर्ट्ज होती है, मतलब HZ होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देगा कि किसी धारावाही परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, तो हम बताते जो परिनालिका के भीतर जो सभी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वह समान होता है। क्या होता है? समान होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो हम लोग के यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन देगा कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। तो यहाँ ए ऑप्शन देगा कांच की सिल्ली, बी ऑप्शन देगा अवतल दर्पण और सी ऑप्शन देगा उत्तल लेंस और डी ऑप्शन देगा प्रिज्म। तो हम लोग सभी जानते हैं कि जो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए जो जिसका उपयोग किया जाता है वह प्रिज्म का किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देगा 12 नंबर कि कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक है। तो यहाँ ऑप्शन ए में देगा लाल, ऑप्शन बी में देगा हरा और ऑप्शन सी में देगा पीला और ऑप्शन डी में देगा बैगनी।
तो हम बताते हैं जो जो कांच प्रिज्म जो द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम में जो किरण का झुकाव सबसे अधिक है वह बैंगनी का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देगा है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। कह रहा है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो ऑप्शन ए में देगा है 2, ऑप्शन बी में देगा है 1, ऑप्शन सी में देगा है 3 और ऑप्शन डी में देगा है कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि जो लेंस में जो मुख्य फोकस की जो संख्या होती है वह 2 होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अगला हम लोग के 14 नंबर क्वेश्चन देगा कि किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो तो इसे कहते हैं। तो हम बताते हैं जो बाहर की ओर जो उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो तो उसे हम लोग कहते हैं उत्तल लेंस कहते हैं, जो बाहर की ओर उभरे हुए रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 15 नंबर देगा कि रोगियों के नाक, कान, गले आदि के जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। रोगियों के नाक, कान, गले आदि के जांच करने के लिए जो डॉक्टर प्रयोग करते हैं वह करते हैं अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं? अवतल दर्पण का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 16 नंबर देगा कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो ऑप्शन ए में देगा है 3, ऑप्शन बी में देगा है 4 और ऑप्शन सी में देगा है 2 और ऑप्शन डी में देगा है 1। तो इस 16 नंबर क्वेश्चन के आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 17 नंबर। तो यहाँ पे दिया गया है 17 नंबर क्वेश्चन कि बिजली के फ्यूज का तार बना होता है। कह रहा है कि बिजली का फ्यूज का तार बना होता है। तो ऑप्शन ए में देगा है टीन का, ऑप्शन बी में देगा है तांबे का और ऑप्शन सी में देगा है तांबे और टीन दोनों का और ऑप्शन डी में देगा है इनमें से कोई नहीं। तो हम बताते हैं जो बिजली के जो फ्यूज का तार जो बना होता है वह तांबे और टीन दोनों का बना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अगला क्वेश्चन 18 नंबर यहाँ पे दिया गया है कि जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होती है उसे कहते हैं। कह रहा है कि जिन पदार्थ से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होती है उसे कहते हैं। तो ऑप्शन ए में देगा विद्युत रोधी और ऑप्शन बी में देगा विद्युत चालक और ऑप्शन सी में देगा ए और बी दोनों और ऑप्शन डी में देगा इनमें से कोई नहीं। तो हम बताते हैं कि जिन पदार्थ से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होती है उसे कहते हैं हम लोग विद्युत रोधी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अगला यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन देगा कि परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है। तो हम लोग जानते हैं जो 2 बिंदुओं के बीच जो विभवांतर मापा जाता है वह वोल्ट मीटर से मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देगा कि निम्न में से किसका अर्थ जल होता है। कह रहा है कि निम्न में से किसका अर्थ जल होता है। तो हम बताते हैं जो जो जल अर्थ होता है वह होता है नाइट्रो का होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला यहाँ पे देगा 21 नंबर कि ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध। कह रहा है कि ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध। तो ऑप्शन ए में दिया गया है बढ़ता है और ऑप्शन बी में देगा घटता है और ऑप्शन सी में देगा बढ़ता घटता नहीं है और ऑप्शन डी में देगा इनमें कोई नहीं। तो हम बताते हैं कि ताप बढ़ने पर जो चालक का प्रतिरोध होता है वह बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि प्रकाश क्या है। कह रहा है कि प्रकाश क्या है। तो हम बताते हैं जो प्रकाश है वह आँखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा है। क्या है? आँखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि मंद प्रकाश में किसी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है। तो ऑप्शन ए में देगा कॉर्निया और ऑप्शन बी में देगा परितारिका और ऑप्शन सी में देगा एरिस और ऑप्शन डी में देगा कोई नहीं। तो हम बताते हैं जो मंद प्रकाश में जो शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से जो फैल जाती है वह परितारिका है। क्या है? परितारिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अगला यहाँ पे 24 नंबर दिया गया है कि स्थिर विद्युत में आवेश। ठीक है, कह रहा है यहाँ पे कि स्थिर विद्युत में आवेश है वह किस अवस्था में रहता है। तो हम बताते हैं जो स्थिर विद्युत में जो आवेश है वह विरामावस्था में रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग अभी तक अनोखा क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन करते हैं और हम बताते हैं कि जो हमारा ये मॉडल पेपर है जो बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया जाता है, इससे बहुत सारे जो प्रश्न हैं वह बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस मॉडल पेपर को अच्छे से पूरे कंप्लीट कर लें। अगर सेट नंबर पहला साइंस का नहीं देखे हैं तो जाके प्ले लिस्ट में वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे करते हैं।
तो आगे यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि दूरदृष्टि वाले आंखों साफ साफ देख सकती है। कह रहा है कि दूरदृष्टि वाली आंख साफ साफ देख सकती है। तो हम बताते हैं जो दूरदृष्टि वाली जो आंखें हैं वह दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे 26 नंबर दिया गया कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है। कह रहा है कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है। तो हम बताते हैं तालाब का जल जो कम गहरा दिखाई देने का जो कारण है वह अपवर्तन है। क्या है? अपवर्तन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखा है 27 नंबर कि नीला तथा हरा प्रकाश के मिलने पर किस वर्ण का प्रकाश प्राप्त होगा। कह रहा है कि जब नीला तथा हरा प्रकाश के मिलने पर किस वर्ण का प्राप्त होगा। तो हम बताते हैं जब नीला और हरा प्रकाश को जब मिलाएंगे जो वर्ण प्राप्त होगा वह होगा श्यान प्राप्त होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अगला 28 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देगा कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मापक है। कह रहे कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मापक है। तो ऑप्शन ए में देगा ओस्टेड, और ऑप्शन बी में देगा टेस्ला, और ऑप्शन सी में देगा ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी में देगा इनमें कोई नहीं। तो हम बताते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मापक है वह टेस्ला है। क्या है? टेस्ला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 29 नंबर यहाँ पे देगा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की निकटता बतलाता है। कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की निकटता बतलाता है। तो ऑप्शन ए में देगा क्षेत्र का मान, और ऑप्शन बी में देगा मान और दिशा, और ऑप्शन सी में देगा क्षेत्र की दिशा, और ऑप्शन डी में देगा इनमें कोई नहीं। तो हम बताते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो निकटता बतलाता है वह क्षेत्र का मान बतलाता है। क्या बतलाता है? क्षेत्र का मान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला यहाँ पे 30 नंबर दिया गया है कि दर्पण की चौड़ाई को कहा जाता है। कह रहा है कि दर्पण की चौड़ाई को कहा जाता है। तो हम लोग जानते हैं जो दर्पण की चौड़ाई को कहा जाता है वह द्वारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वारक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन 31 नंबर दिया गया कि वे सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जल में घुलकर किस प्रकार के आयन देते हैं। कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन कि वे सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जल में घुलकर किस प्रकार के आयन देते हैं। तो हम बताते हैं जो ये आयन देते हैं वह हाइड्रोक्सिलिक आयन देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे 32 नंबर देगा कि वैसे लवण जो अम्ल और भस्म के पूर्ण उदासीकरण से बनते हैं कहे जाते हैं। कह रहे कि वैसे लवण जो अम्ल और भस्म के पूर्ण उदासीकरण से बनते हैं और कहे जाते हैं। तो हम बताते हैं जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सामान्य लवण हो जाएगा। जो अम्ल और भस्म के पूर्ण उदासीकरण से जो लवण बनेगा वह बनेगा सामान्य लवण बनेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देगा 33 नंबर कि प्रथम कार्बोनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था। कह रहे कि प्रथम कार्बोनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था। तो ऑप्शन ए में देगा है कोलवे ने, और ऑप्शन बी में देगा है बोहलर ने, और ऑप्शन सी में देगा बार्जिलियन ने, और ऑप्शन डी में देगा इनमें कोई नहीं। तो हम बताते हैं जो प्रथम कार्बोनिक यौगिक यूरिया का जो संश्लेषण किया था वह बोहलर ने किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो 34 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देगा कि कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है। करके कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है। तो हम बताते हैं जब कैल्शियम कार्बाइड को जल से अभिक्रिया कराएंगे तो वह एथाइन देगा। क्या देगा? एथाइन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो हम लोग के 35 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देगा कि लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। तो हम बताते हैं कि लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को जो कहते हैं हम लोग वह कहते हैं गैल्वेनिकरण कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे 36 नंबर कि निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है। यहाँ पे ऑप्शन देगा ए ऑप्शन में देगा Cu, बी ऑप्शन में देगा Hg, और सी ऑप्शन में देगा Ag, और डी ऑप्शन में देगा Au। तो हम बताते हैं जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है वह है कॉपर Cu। जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दिया गया है 37 नंबर कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो हम लोग सभी जानते हैं जो ग्लूकोज के एक अणु में जो ऑक्सीजन के जो परमाणु होते हैं वह 6 होते हैं। जो ग्लूकोज का सूत्र होता है वह होता है C6H12O6 होता है। तो इसमें देखिए ऑक्सीजन है वह 6 है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
तो अगला क्वेश्चन दिया गया है 38 नंबर कि तत्वों के आवर्त सारणी के प्राथमिक विकास में किसका प्रमुख योगदान रहा है। तो हम बताते हैं जो तत्वों के आवर्त सारणी के प्राथमिक विकास में जो प्रमुख योगदान था वह मेंडलीव का था। किसका था? मेंडलीव का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 39 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि समस्थानिकों के गुण धर्म समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे कि समस्थानिकों के गुण धर्म समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान जो होता है वह क्या होता है। तो हम बताते हैं जो परमाणु द्रव्यमान होता है वह भिन्न भिन्न होते हैं। क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम लोग के यहाँ पे 40 नंबर दिया गया है कि लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है और इस अवक्षेप का रंग कैसा होता है। तो हम बताते हैं जब लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के जब विलयन को जब मिलाएंगे जो उसका जो अवक्षेप का जो रंग होगा वह पीला होता है। कैसा होता है? पीला होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो अगला हम लोग के यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन दिया है कि बाजार में बिकने वाले चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन निकालकर उसमें कौन सी गैस भरी जाती है। कह रहा कि बाजार में बिकने वाले चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन निकालकर उसमें कौन सी गैस भरी जाती है। तो हम बताते हैं जो चिप्स की थैली में जो गैस भरी जाती है वह नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, N2। अगला क्वेश्चन 42 नंबर यहाँ पे देगा कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में देगा Li और ऑप्शन बी में देगा Ca और ऑप्शन सी में देगा Cu और ऑप्शन डी में देगा Fe। तो हम बताते हैं जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, Li। अगर यहाँ पे सोडियम रहता ऑप्शन में तो सोडियम हो जाता। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लिथियम Li। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कह रहा है यहाँ पे 43 नंबर कि सिनेवार किसका यस्क है। कह रहा है कि सिनेवार किसका यस्क है। तो हम लोग जानते हैं जो सिनेवार यस्क है वह Hg का है, पारा का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 44 नंबर दिया गया है, कह रहा है यहाँ पे कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का हादसा कहलाता है। कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का हादसा कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आप चयन हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे 45 नंबर दिया गया है, कह रहा है कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। कह रहा है कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। तो ऑप्शन ए में देगा है जस्तीकरण और ऑप्शन बी में देगा है एनोडीकरण और ऑप्शन सी में देगा है संक्षारण और ऑप्शन डी में देगा इनमें कोई नहीं। तो हम बताते हैं कि जो एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की जो परत चढ़ाई जाती है उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं एनोडीकरण कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 46 नंबर यहाँ पे देगा है, कह रहा है कि इसमें कि निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, H2S। H2H क्या है? ऑक्सीकारक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देगा 47 नंबर, कह रहा है कि कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। कह रहा है कि कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो ऑप्शन ए में देगा CH4 और ऑप्शन बी में देगा C3H6 और ऑप्शन सी में देगा C2H4 और ऑप्शन डी में देगा C3H3 दिया गया है। तो हम बताते जो कार्बन यौगिक जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है वह है C2H4 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन 48 नंबर यहाँ पे दिया गया है, कह रहा है कि किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। कह रहा है कि किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। तो हम बताते हैं जो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है वह होती है 2n² होती है। क्या होती है? 2n²। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे 49 नंबर दिया गया कि डाइमिथाइल ईथर C2H6O का यूपक नेम क्या है। तो हम बताते हैं कि जो डाइमिथाइल ईथर C2H6 का जो यूपक नेम है वह है मिथाक्सी मिथेन है। क्या है? मिथाक्सी मिथेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो हम लोग के अगला यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि मेंडल ने मैटर में कितने गुणों पर कार्य किया था। कह रहा है कि मेंडल ने मैटर में कितने गुणों पर कार्य किया था। तो ऑप्शन ए में देगा 7 और ऑप्शन बी में देगा 2 और ऑप्शन सी में देगा 3 और ऑप्शन डी में देगा 6। तो हम बताते हैं कि जो मेंडल थे वह मैटर में 7 गुणों पर कार्य किए थे। कितने? 7 गुणों पर
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देगा एक कॉमन नंबर, कह रहा है कि ऑक्सिन है, इसमें ऑक्सिन कौन है? तो ऑप्शन ए में देगा एक हार्मोन, और ऑप्शन बी में देगा वसा, और ऑप्शन सी में देगा इंजाइम, और ऑप्शन डी में देगा कार्बोहाइड्रेट। तो हम बताते हैं जो ऑक्सिन है वह क्या है? एक हार्मोन है। क्या है? एक प्रकार के हार्मोन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अगर आप लोग अभी तक मॉडल पेपर नहीं लिए हैं तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से मॉडल पेपर ऑनलाइन कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए 52 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? कह रहा है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो हम लोग जानते हैं कि जो श्वसन है वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्या है? ऊष्माक्षेपी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 53 नंबर कि मेथेनाइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? कह रहे हैं कि मेथेनाइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? तो हम बताते हैं जो मेथेनाइक अम्ल का जो सामान्य नाम है वह फार्मिक अम्ल है। क्या है? फार्मिक अम्ल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे 54 नंबर दिया गया है, कह रहा है कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है। कह रहा है कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में देगा है NaHCO3, और ऑप्शन बी में देगा है Na2CO3 इंटू 10H2O, और ऑप्शन सी में देगा है Ca इंटू OH2, और इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी में देगा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। जो धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र होता है वह होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे 55 नंबर दिया गया है, कह रहा है कि हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? कह रहा है कि हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि जो हीलियम का परमाणु संख्या होता है वह 2 होता है। तो हीलियम के जो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वह 2 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे 56 नंबर कि जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? कह रहा है कि जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि जो जल में घुलनशील भस्म कहलाते हैं वह क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो हम लोग के अगला यहाँ पे 57 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? कह रहे कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? तो ऑप्शन ए में देगा संतरा, और ऑप्शन बी में देगा टमाटर, और ऑप्शन सी में देगा सिरका, और ऑप्शन डी में देगा इमली। तो हम बताते हैं कि जो ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है वह क्या है? टमाटर है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला 58 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? कह रहा है कि निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, Al। अल्युमिनियम का जो गलनांक है वह सबसे कम है। अगर पूछ दे कि किसका गलनांक सबसे अधिक है तो हो जाता है Au, सोना। सोना का जो गलनांक है वह सबसे अधिक है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देगा 59 नंबर, कह रहा है कि उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि जो उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को जो कहते हैं वह रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो हम लोग के यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे कि कौन धातु है जिसका दहन नमकदार श्वेतवाला के साथ संपन्न होता है? कह रहे कि कौन धातु है जिसका दहन नमकदार सफेद वाला के साथ संपन्न होता है? तो हम बताते हैं जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, Mg। मैग्नीशियम जो है, जो मैग्नीशियम का दहन होता है वह नमकदार श्वेतवाला के साथ संपन्न होता है। तो 61 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कह रहा है कि क्रमाकुंचक गति कहाँ पाई जाती है? कह रहा है कि क्रमाकुंचक गति कहाँ पाई जाती है? तो हम बताते हैं जो क्रमाकुंचक गति पाई जाती है वह पाई जाती है आहार नली में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे 62 नंबर दिया गया है कि टैनिन मुख्यतः कहाँ जमा होता है? कह रहा है कि टैनिन मुख्यतः कहाँ जमा होता है? तो हम बताते हैं जो टैनिन है वह वृक्ष के छाल में जमा होता है। कहाँ होता है? वृक्ष के छाल में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया 63 नंबर, कह रहा है कि हृदय का पेस मेकर कहते हैं। तो इसमें हृदय का पेस मेकर किसे कहते हैं? तो हम बताते हैं जो हृदय का पेस मेकर कहते हैं वह कहते हैं SA नोड को कहते हैं। SA नोड को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे 64 नंबर दिया गया है, कह रहा है कि एक सामान्य व्यक्ति में हृदय धड़कने की गति होती है।
कह रहा है कि एक सामान्य व्यक्ति में हृदय धड़कने की गति होती है। तो ऑप्शन ए में देगा 50 से 60 प्रति मिनट, और ऑप्शन बी में देगा 60 से 70 प्रति मिनट, और ऑप्शन सी में देगा है कि 70 से 80 प्रति मिनट, और ऑप्शन डी में देगा है 80 से 90 प्रति मिनट। तो हम बताते हैं कि एक समान व्यक्ति में हृदय धड़कने की जो गति होती है वह होती है 70 से 80 प्रति मिनट होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देगा है कि रुधिर चाप नियंत्रित होता है। 65 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि रुधिर चाप नियंत्रित होता है। तो हम बताते हैं जो रुधिर चाप नियंत्रित होता है वह होता है एडी नल द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? एडी नल द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन 66 नंबर यहाँ पे दिया गया है कि कौन सा पादक हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी है। कह रहे कि कौन सा पादक हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है। तो हम बताते हैं जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सिन। ऑक्सिन है जो पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी होती है। 67 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देगा कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। कह रहे कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। तो ऑप्शन ए में देगा सीरा, और ऑप्शन बी में देगा रंध्र, और ऑप्शन सी में देगा मध्य सिरा, और ऑप्शन डी में देगा इनमें कोई नहीं। तो हम बताते हैं कि जो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है वह रंध्र में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला 78 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है कि पीत रस कहाँ से स्त्रावित होता है। कह रहे कि पीत रस कहाँ से स्त्रावित होता है। तो हम बताते हैं जो पीत रस है वह यकृत से स्त्रावित होता है। कहाँ से? यकृत से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। कह रहा है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। कह रहा है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो ऑप्शन ए में देगा है मृतजीवी, और ऑप्शन बी में देगा है समभोजी, और ऑप्शन सी में देगा है स्वापोषी, और ऑप्शन डी में देगा इनमें कोई नहीं। तो हम बताते हैं जो कवक में पोषण की जो विधि पाई जाती है वह मृतजीवी पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे 70 नंबर दिया गया है। कह रहा है कि समजात अंगों का उदाहरण है। कह रहा है यहाँ पे कि समजात अंगों का उदाहरण है। इनमें कौन है जो समजात अंगों का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए में देगा हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद, और ऑप्शन बी में देगा हमारे दांत और हाथी के दांत, और ऑप्शन सी में देगा भालू और घास के ऊपरी भूअस्त्री, और ऑप्शन डी में देगा उपयुक्त सभी। तो हम बताते हैं जो समजात अंग का जो उदाहरण है वह है हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को पास शेयर कर लीजिए। तो चलिए हम लोग 71 नंबर क्वेश्चन देख। तो 71 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं। कह रहा है कि प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं। तो हम बताते हैं जो प्रतिवर्ती चाप बनते हैं वह बनते हैं मेरु रज्जु में बनते हैं। कहाँ बनते हैं? मेरु रज्जु में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला 72 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देगा है कि समान अनुशीतलन रक्त दाब होता है। कह रहा है कि समान अनुशीतलन रक्त दाब होता है। तो हम बताते हैं जो समान अनुशीतलन रक्त दाब जो होता है वह होता है 80 mm होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे 73 नंबर दिया गया है। कह रहा है कि निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। तो ऑप्शन ए में देगा केचुआ, और ऑप्शन बी में देगा कुत्ता, और ऑप्शन सी में देगा बिल्ली, और ऑप्शन डी में देगा बकरी। तो हम लोग सभी जानते हैं कि जो उभयलिंगी जंतु है वह क्या है? केचुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन 74 नंबर यहाँ पे देगा। कह रहा है कि पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन होता है। कह रहा है कि पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन होता है। तो हम बताते हैं जो पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन जो होता है वह होता है फूलों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? फूलों द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ पे देखिए दिया गया 75 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्न में कौन एक लिंगी पुष्प है। यहाँ पे क्या कर रहा है? एक लिंगी पुष्प है। तो ऑप्शन ए में देगा है गुड़हल पुष्प, और ऑप्शन बी में देगा सरसों पुष्प, और ऑप्शन सी में देगा पपीता पुष्प, और ऑप्शन डी में देगा गुलाब पुष्प। तो हम बताते हैं जो एक लिंगी पुष्प है, जो फूल है एक लिंग वाली, वह क्या है? पपीता का फूल है, मतलब पपीता पुष्प। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 76 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है कि बाघ उपभोक्ता है। तो ऑप्शन ए में देगा प्रथम पोषी स्तर का, और ऑप्शन बी में देगा द्वितीय पोषी स्तर का, और ऑप्शन सी में देगा तृतीय पोषी स्तर का, और ऑप्शन डी में देगा इनमें कोई नहीं। तो हम बताते हैं जो बाघ उपभोक्ता है प्रथम पोषी स्तर का है, क्योंकि बाघ है वह शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए।
तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देगा 77 नंबर, करे कि निम्नलिखित में से किसको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। करे कि निम्नलिखित में से किसे जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो हम लोग जानते हैं जो जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है वह किसे कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया 78 नंबर, करे कि अलैंगिक जनन की विधि है। करे कि अलैंगिक जनन की विधि है। तो ऑप्शन ए में देगा है बीजाणु जनन, और ऑप्शन बी में देगा है मुकुलन, और ऑप्शन सी में देगा है विखंडन, और ऑप्शन डी में देगा इनमें सभी। तो हम बताते हैं जो अलैंगिक जनन की विधि है वह इनमें सभी है, बीजाणु जनन, मुकुलन और विखंडन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे कि मनुष्य के कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है। करें कि मनुष्य के कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है। तो ऑप्शन ए में देगा 12 जोड़ी, और ऑप्शन बी में देगा 31 जोड़ी, और ऑप्शन सी में देगा 24 जोड़ी, और ऑप्शन डी में देगा 10 जोड़ी। तो हम बताते हैं कि जो मनुष्य के कपाल तंत्रिकाओं की जो संख्या होती है वह होती है 12 जोड़ी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो हम लोग यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन 80 नंबर दिया गया है, करें कि कृमि रूप पेरिसेसिका किसका हिस्सा है। तो हम बताते हैं जो कृमि रूप पेरिसेसिका है वह आहार नाल का हिस्सा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए। और आप लोग अभी तक मॉडल पेपर नहीं लिए हैं तो मॉडल पेपर को ले लीजिए, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, वहाँ से जाके ऑनलाइन कर दीजिए। और सेट नंबर 1 नहीं किए साइंस का तो जाके सेट नंबर प्लेलिस्ट में वीडियो को कर लीजिए। और चलिए हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।